देखो सब जन, अभी ध्यान देना अच्छी तरह से। लास्ट टाइम अपन ने जो किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रफ डायग्राम बनाता हूँ मैं। So we're more interested in Malpighian body last time, okay? So we said clearly so we talked about some basic things, okay? We talked about Bowman's capsule. So inside that there is a blood capillaries known as glomerulus. अगर तुमको याद हो तो afferent arteriole, efferent arteriole, afferent is thicker. यहाँ पर blood capillaries है, जिसको नाम अपन ने नाम दिया था glomerulus, है ना? So अपन ने क्लियरली डिस्कस किया था कि तुम्हारा जो बोमैन्स कैप्सूल है वो किससे बना हुआ है, ग्लोमेरुलस कैसे बना हुआ है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स की अपन ने बात की थी। तो ये क्या था बेटा, बेसिकली ये था एफरेंट एट्रियोल, आर्ट्रियोल, और ये था इफरेंट आर्ट्रियोल, है ना? तो ये अपन ने सब चीजें डिस्कस की थी। फिर अपन ने क्या क्या बोला था, ब्लड कैपिलरीज होता है, ये थिकर होता है कंपैरेटिवली मोर देन एफरेंट, एफरेंट इज मोर थिकर देन इफरेंट। तो ये अपन ने डिस्कस किया था बेटा, बराबर? देखो लॉजिक ये था, तो अपन ने ये सब देखा था लास्ट टाइम, राइट? अपन ने डिस्कस भी किए थे अलग अलग टाइप के सेल्स वगैरह, तो वो सब अपन ने प्रॉपर तरीके से देखा था एकदम, ओके? सो देयर वर सेल्स लाइक पोडोसाइट्स, याद हो तो तुमको? तो ये सब चीजें डिस्कस की थी अपन ने लास्ट टाइम, पोडोसाइट्स। और बेसिकली बाकी भी टाइप के सेल्स होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, है ना? कभी भी नोट्स बनाओ तो प्रॉपर्ली लिखते जाना क्या क्या पढ़ा था अपन ने, ठीक है? तो पोडोसाइट्स का आपने बताया था कि ऐसा होता है कुछ, है ना? पोडोसाइट्स। फिर आपने बताया था कि आगे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ। तो फर्स्ट लेट अस राइट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर एग्जाम में आया तो सिस्टमैटिक तरीके से हम कैसे लिखेंगे इसको। तो बेटा मैंने तुमको बोला था, पहली बात तो अगर मैं माल्पिजियन बॉडी की बात करूं तो माल्पिजियन बॉडी कैसा होता है, 200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और क्या होता है उसमें, इट कंसिस्ट ऑफ, so basically they consist of Bowman's capsule and glomerulus। बेटा देखो सिंपल चीज याद रखना, तुमको एग्जाम में सिस्टमैटिक तरीके से लिखना पड़ेगा। तो तुम ग्लोमेरुलस को लिखो, उसके बारे में लिखो सिस्टमैटिकली जितना तुमको अभी तक पता है। तो देखो एक बार एग्जाम में तुमको बताता हूँ कैसे लिखता है। जैसे तुमने, चलो एक काम करता हूँ, मैं ग्लोमेरुलस के बारे में लिख रहा हूँ। ग्लोमेरुलस के बारे में लिख रहा हूँ। तुमको एग्जाम में बोल सकते हैं बेटा, अगर तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो तो तुमको शॉर्ट नोट लिखने बोल सकते हैं, तुमको किधर ना किधर ऑब्जेक्टिव आएगा, तो तुमको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ग्लोमेरुलस क्या होता है। ऊपर ऊपर से सबको पता होता है, लेकिन है क्या ये। सो बेसिकली इट इज अ bunch of fine blood capillaries। मैं तुमको बताया था ब्लड कैपिलरीज है, it's a bunch of fine blood capillaries lying in the cup of Bowman's capsule। इसको फील भी करते जाना कि मैं जो लिख रहा हूँ, देखो इसके लिए बोलता बायो में डायग्राम के सिवाय कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। डायग्राम को देखो, ये बोमैन्स कैप्सूल है, तो बोमैन्स कैप्सूल के ये पर्टिकुलर साइड पे कप के अंदर ग्लोमेरुलस है। और ग्लोमेरुलस कैसे है, देखो मैंने रेड रेड बता के रखा, ब्लड कैपिलरीज है, तो बस यही है। डायग्राम को देखो, तुमको लिखना है। उसके बाद देखो ग्लोमेरुलस में तुम और क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो देयर आर एफरेंट आर्ट्रियोल एंड देयर इज इफरेंट आर्ट्रियोल। देखो एफरेंट आर्ट्रियोल एंड देयर इज इफरेंट, तो उसके बारे में लिख दो अपने ओन वर्ड्स में।
देखो मेन बच्चों किडनी अगर तुम देखोगे तो किडनी में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी आगे ब्रांच होती जाती है होती जाती है होती जाती है और तुमको मिलता है एफरेंट आर्ट्रियोल। तो रीनल आर्टरी का ही एक्सटेंशन जो है वो तुम्हारा एफरेंट आर्ट्रियोल है। तुमने देखा होगा ना स्कूल में जब तुम किडनी बनाते थे बेटा, याद करो जब तुम किडनी बनाते थे तो एक आती थी ना ऐसा रेड कलर की, ऐसा तुमने देखा होगा, रीनल आर्टरी रीनल वेन, याद करो। तो रीनल आर्टरी आगे ब्रांच होती है ब्रांच होती है, ब्रांच होके ही तुमको एफरेंट आर्ट्रियोल मिलता है। सो तुम लोग क्या लिख सकते हो, या तो तुम सिस्टमेटिक सिंपल तरीके से लिखो, चलो आइए तुमको एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आंसर को। एफरेंट आर्ट्रियोल enters the cup cavity, तुम्हारे बोमन्स कैप्सूल के कैविटी पे वो एंटर करती है and undergoes extensive fine branching to form network of several capillaries. So basically the blood capillaries, ठीक है, जो अपन बनाते हैं 50, और उसको हम बोलते हैं बच्चों ग्लोमेरुलस, राइट। अब देखो तुमको और कौन से पॉइंट, मैं तुमको एक पॉइंट में तुमको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार एक पॉइंट कि इफ यू लुक एट अ डायग्राम बच्चों, इफ यू लुक एट अ डायग्राम, अब इसको देखो, डायग्राम को देखो, हमेशा मैं ना एफरेंट आर्ट्रियोल बड़ी बनाता हूँ कंपेयर टू इफरेंट। तुम ऑब्जर्व करो, हमेशा देखो मैं एफरेंट को थिक बनाता हूँ कंपेयर टू इफरेंट। ऐसा मैं क्यों करता हूँ भला? सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो इफ यू लुक, आई एम मेकिंग एफरेंट थिकर देन इफरेंट। देखो डायमीटर ऑफ एफरेंट is greater than efferent arteriole. To create high, this word is very important now, और इसका मतलब क्या होता है उसे एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी मैं खाली स्ट्रक्चर के एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट मैंने इधर ही लिख दिया सो दैट तुमको आगे जाके वर्ड नया ना लगे। टू क्रिएट हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का क्या रोल है इससे, तो ये अपन करते हैं, उसका रीजन भी बता देता हूं मैं। इट हेल्प्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन में किधर इंपॉर्टेंट है वैसा बताऊंगा, तो आगे सब आएगा। लेकिन जब तुम लोग पढ़ रहे हो कोई भी चीज को प्रॉपर देखो, 4 पॉइंट आ गए, 2 मार्क्स, डायग्राम बना दिया 3 मार्क्स, ऐसे ऐसे तुमको लिखना है। फिर मैं तुमको अगर पूछूं वुमेन्स कैप्सूल के बारे में, तो आना चाहिए तुम लोगों को बेटा। देखो ओन वर्ड्स में लिखने का, देखो कितनी सारी चीजें मैंने ओन वर्ड्स में लिखे यहाँ पर। टेक्स्ट बुक लैंग्वेज नहीं यूज करके तो चलेगा, लेकिन ओन वर्ड्स में लिखो। अब वुमेन्स कैप्सूल क्या है? इट इज अ कप like structure, it is a cup like structure having double wall, है ना, मैंने बताया था तुम्हारे 2 वॉल्स है उसके, और दोनों वॉल, बोथ वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। ये भी मैंने तुमको बताया था बेटा, स्क्वामस एपिथेलियम है। अब तुम चिल्ला चिल्ला के बोल के पोडोसाइट्स पोडोसाइट्स पोडोसाइट्स, बताता हूँ बेटा, मैंने तुमको बताया था, तुमको मैंने बताया था एक्सटेंशन ऑफ दिस स्क्वामस इज ओनली पोडोसाइट्स। उसके बाद whatever modification takes place, that is only podocytes, right? Squamous epithelium ही actually originally तो there are specialized squamous epithelium known as podocytes, तो वो भी चीज याद रखना। अच्छा, इनके वॉल्स होते हैं, मैंने तुमको लास्ट टाइम लेबी में भी बताया था। आउटर को हम बोलते हैं पैराइटल, आउटर को बोलते हैं पैराइटल, और अंदर वाले को बोलते हैं विजरल, जहां तुम्हारे पोडोसाइट्स है, याद करो बेटा। तो वो भी वाला पॉइंट भी डाल दो यहाँ पर। आउटर वॉल is called
पैराइटल, ये पूरी बायोलॉजी में याद रखना, बहुत बार रिपीट होगा ये। एंड इनर वॉल इज कॉल्ड विजरल। मैं तुमको बता रहा हूँ आंसर कैसे फॉर्म करते हैं बेटा, मैं तुमको चेक करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है तुम लोग बहुत जगह मिस आउट कर देते हो। ऐसा मत करो बेटा, सिस्टमैटिक तरीके से लिखो। उसके बाद ये दो वॉल्स के बीच में जगह होती है, वो भी मैंने तुमको बता के रखा है, लेकिन तुम लोग रियलाइज नहीं कर पाते जो मैं बोलता हूँ चीजें लिखने का बेटा। So there is a space called as capsular sphere, urinary space between two walls. Between two walls, there is urinary space. उस स्पेस को हम बोलते हैं यूरिनरी स्पेस और यूरिनरी वॉल और यूरिनरी स्पेस। याद रखना बेटा ये सब चीजें, बहुत जरूरी होती है बेटा ये सब चीजें याद रखना। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि तुमको बेटा फिर प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम ऐसे ही अपने ओन वर्ड्स में कैसे भी लिखोगे नहीं चलेगा बेटा। लेकिन देखो बेटा, तुमको वर्ड्स को स्किप नहीं करना है। अब पैराइटल विजरल बोलते हैं, पोडोसाइट्स वगैरह है, तो ये सब चीजें तुमको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद तुमको एक्सप्लेन करना है। मैंने तुमको क्या बताया? पैराइटल के बारे में बताया, विजरल के बारे में बताया, मैं तुमको स्क्वामस एपिथेलियल के बारे में बताया, मैं तुमको चिल्ला चिल्ला के उस दिन से बोल रहा हूँ पोडोसाइट्स के बारे में। तो बेटा देखो, अब मैंने तुमको ये सब चीज एक्सप्लेन कर दी। अब देखो ये सब चीजें हो गई। अब है ना, तुमने जो डायग्राम बनाया ना उसको ही देखो, तुमने पोडोसाइट्स बनाया वहां पर, तो तुम लिखो पैराइटल और विजरल दोनों के बारे में लिखो। लिखो विजरल जैसे अंदर है ना, अंदर का पार्ट जो है उसके पास पोडोसाइट्स है, तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखो। विजरल वॉल, सोचने का एग्जाम में देखो इतनी बार रिवाइज करो ना बेटा कि तुम भूल ही ना पाओ। विजरल वॉल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वामस सेल्स कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा पोडोसाइट्स के बारे में, बच्चों को तो पता ही नहीं होता है क्या है ये। उसके बाद पोडोसाइट्स के बारे में थोड़ा लिखो। क्या लिखोगे? दिस पोडोसाइट्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट with walls of capillaries of glomerulus। अब बच्चे लोग इसको रट्टा मारने की ट्राई करते हैं, बाबा पोडोसाइट्स इधर है बेटा, तुम्हारे वॉल्स इधर है, तो क्लोज कांटेक्ट में ही ना, दिमाग लॉजिक लगाओ नॉर्मल। उसके बाद दो पोडोसाइट्स के बीच में, मैंने तुमको बताया था लास्ट टाइम, दो पोडोसाइट्स के बीच में देयर इज अ गैप। ये सब चीजें बताना और तुम लोग एक्चुअली एग्जीक्यूट करना बहुत डिफरेंस है बेटा। उसके बीच में देयर इज अ गैप, तो तुमको पता होना चाहिए गैप क्या है, क्यों है, ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो। तो आगे बताता हूँ बेटा मैं, क्या बोलेंगे आगे। सो बेसिकली ये पोडोसाइट्स का क्लोज कांटेक्ट हो, समझ में आ गया। उसके बाद बेटा देयर इज अ गैप और देयर इज अ स्लिट बिटवीन एडजेसेंट पोडोसाइट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद जो पैराइटल वाला पार्ट है, पैराइटल wall is thin and consists of simple squamous epithelium। ओके बेटा। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स में जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे ल्यूमेन क्या होता है एंड व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो बेटा अपन ने ये देख लिया, राइट। नाउ सी अंडरस्टैंड, देखो ऐसे तुमको एग्जाम में आना चाहिए लिखने को, प्रॉपर डायग्राम के साथ सिस्टमेटिक तरीके से, तब जाकर के तुम अच्छा कर पाओगे कुछ। उसके बाद देखो बेटा, जब मैं डायग्राम बनाता हूँ, मैं आगे जाता हूँ, चलो। डायग्राम बनाने से पहले अगर मैं बेटा तुम लोगों को ध्यान से दिखाओ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी तुमको बता देता हूँ मैं एक बार। देखो ये देखो, वेट अ सेकंड ना,
बट अगर तुम देखोगे ना इसके स्ट्रक्चर को, तो बेटा तुम लोग को क्या दिखेगा, पोडोसाइट्स दिखेंगे, बीच में स्लिट पोर है, पोडोसाइट्स है, उसके ऊपर एक और लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, समथिंग कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पोडोसाइट्स है, और ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स है बेटा उसको हम बोलते हैं फेनिस्ट्रे, परफोरेशन है बेसिकली ये। तो ये एक्चुअली ये जो है बेटा इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब इसको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्या काम करता है, यूरिन फॉर्मेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो आगे पढ़ेंगे, अभी सब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये एक्चुअली लेयर होती है तुम्हारी, ऐसी लेयर, ये इधर पूरा पोडोसाइट्स, उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर फेनिस्ट्रे। ओके, अब ये क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना है, देखो दैट इज व्हाट व्हेन यू स्टडी द फंक्शंस ऑफ इट यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा ये ऐसा था, अच्छा ये ऐसा क्यों था, दैट इज व्हाट बायोलॉजी इज ऑल अबाउट, है ना। तो देखो अभी अपन ने प्यार से बोमैंस कैप्सूल पढ़ा, है ना, इसको रफली बना देता हूँ वापस में। उसके आगे ना बेटा वी शुड नेवर फॉरगेट कि आगे भी स्ट्रक्चर्स है, बच्चे इधर ही अटक जाते हैं। आगे तुम्हारा जो लोब है बेटा उसको हम बोलते हैं पीसीटी, तुमको याद हो तो पीसीटी, दिस पीसीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्या बोलते हैं पीसीटी को, फुल फॉर्म क्या है, इट इज प्रॉक्सिमियल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब देखना बेटा मैं रफ डायग्राम उसका बना दिया है। दिस पीसीटी कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसको बनाता हूं मैं ऐसे, इट इज लॉट ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, अगर मैं लेयर ऐसे बनाऊं ऐसे, इट इज लॉट ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, okay, there are lot of brush border epithelium, okay, there are lot of brush border epithelium। अब ये सब क्यों होते हैं और ये क्या है बेसिकली, तो पहली चीज तो तुमको पता होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, माइक्रोविलाई बोलते हैं इसको। ये क्यों है आई लेट यू नो। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर क्या होता है ना, देखो पढ़ने वाले अपन यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, ब्लड आएगा, ठीक है, कुछ पार्ट वेस्ट बाहर निकलेगा और जो जरूरी है वापस चला जाएगा बाहर अंदर, बराबर ना। तो बेटा देयर इज लॉट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन विच टेक्स प्लेस। अब वो क्यों होता है, विल दैट वी विल सी फंक्शन वाइज कि बाबा किसका होता है, किस किस का होता है, क्या होता है। लेकिन तुमको पता होना चाहिए बेटा कि हर एक स्ट्रक्चर में रीअब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीअब्जॉर्ब करना किसी भी चीज को, बराबर के नहीं। अब देखना क्या होता है, ब्लड में बहुत सारी यूजफुल चीजें भी आ जाती है, तो कहीं वो बाहर ना निकल जाए यूरिन से, बॉडी में जरूरत थी, गलती से बाहर निकल गई तो नहीं चलेगा बेटा। इसीलिए बेटा रीअब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला, इट इज हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, पहली बात तो इट इज हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, ये तो मैंने कुछ नहीं बताया था तुमको, ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। उसके बाद इट इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल सेल्स, proximal convoluted tubule, it is lined by cuboidal cells with brush border, और जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्रश बॉर्डर, डिन 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 डिन, ठीक है, ब्रश बॉर्डर की तरह ब्रश बॉर्डर तुमको दिखेंगे यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है बेटा। व्हाई इट इज डन लाइक दिस वे, दिस ब्रश बॉर्डर इंक्रीजेस सरफेस एरिया, मतलब कम से कम एरिया में। देखो बेटा एक सिंपल चीज, मेरी लॉजिक हमेशा याद रखना, कभी भी बायोलॉजी में स्ट्रक्चर्स और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई से ये ऐसा है तो उसका एक रीजन होगा बेटा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना है, ज्यादा के ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करना है, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर मैक्सिमम
absorption takes place. Okay beta, so this is very important. देखो बेटा बात को समझने की कोशिश करना मेरी. Urine formation, what is urine? So basically the sum up of the waste which is thrown. So there has to be structures which allows the waste to go out and the structures which takes useful things in. तो ऐसा नहीं होना चाहिए ब्लड भी सब बाहर निकल गया, सब यूजफुल चीजें बाहर निकल गई, सब कुछ अच्छी तरह से सोडियम क्लोरीन जो भी बॉडी में चाहिए सब निकल गया, तुम जिंदा ही नहीं बचोगे बेटा, जिंदा ही नहीं बचोगे. इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है बेटा, ये कॉइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीजों को आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक तो रखना है, फिर ये एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है बेटा. तो ये बेटा प्रॉक्सिमल कोलिडरी ट्यूब्यूल के बारे में. There is one more structure that you should know very clearly about. So ये यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा होते हैं, ये भी चीज याद रखना. मेनी माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, एक्टिव एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस एरिया. अब देखना बच्चों, अब क्या कर दिया मैंने, अब तुमको मैंने बता दिया कि अच्छा तुम्हारे पास क्या है. अब तक तुम्हारे पास बोमन्स कैप्सूल है ना, तुम्हारे पास कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. उसके बाद है ना बेटा, नीचे से ट्यूब जाएगी है ना बेटा, फिर यहां से वो ऊपर जाएगी और यहां पर थोड़ी सी वो थिक हो जाएगी, फिर वापस वो कॉइलिंग हो जाएगी. तो ये क्या है बेटा, ये लूप ऑफ हेनली है. अगर तुमको याद हो तो बताया था मैंने, लूप ऑफ हेनली. लूप ऑफ हेनली नीचे वाली जो है, नीचे यहाँ पर फिल्टर तुम्हारा नीचे आएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिसेंडिंग लूप. दिस इज असेंडिंग लूप क्योंकि चीजें ऊपर जा रही है यहाँ पर. तो इनका भी बेटा खास महत्व है यहाँ पर, बहुत ज्यादा खास महत्व है इनका भी. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं लूप ऑफ हेनली की, तो लूप ऑफ हेनली के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं. तो बेटा लूप ऑफ हेनली कैसा है, दिस इज अ यू शेप स्ट्रक्चर. consisting of ascending and descending limb. इसको लूप भी बोलते हैं बहुत लोग और लिम्ब भी बोलते हैं. ascending and descending limb. तुम्हारे बुक पे लिम्ब यूज किया तो लिम्ब लिखो बेटा. ओके, ascending and descending limb. अब देखो बेटा, एक समझना मेरी बात को एकदम, ascending का अलग महत्व है, descending का अलग महत्व है, तो उसको अपने को अच्छी तरह से देखना है बेटा. ठीक है, अगर मैं बात करूं डिसेंडिंग लिम्ब की, उसके अपने कुछ अपने फायदे हैं. तुम असेंडिंग लिम्ब देखोगे, उसके अपने फायदे हैं. ऐसे लिख देता हूं मैं. ठीक है, तो बेटा आगे थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में, कि कैसा है वो, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है. ठीक है. तो इफ यू लुक एट डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स, राइट. So basically this is lined by squamous epithelium, lined by squamous epithelium. And खास बात क्या है, it is thinner compared to ascending. दिख भी रहा है ये thin है. और क्या है, it is permeable to water and impermeable to sodium chlorine. ठीक है, और descending, ये हो गया तुम्हारा डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में. असेंडिंग लिम्ब में कैसा है, सिंपल है, इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इट इज थिकर एंड उल्टा है, इट इज परमिएबल टू सोडियम क्लोरीन एंड नॉट परमिएबल टू वाटर. उल्टा, नॉट परमिएबल टू वाटर. तो तुमको इतना याद रखना है इसमें, नॉट परमिएबल टू वाटर. ठीक है, सर परमिएबल मतलब क्या होता है? अलाउ करता है,
पानी को आना अलाउ करेगा, इम्परमेबल मतलब सोडियम क्लोराइड को आना वो अलाउ नहीं करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ परमेबल एंड नॉन। मतलब